बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। दुनिया भर में दिल के अमराज में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है और इसकी एक वजह जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का इजाफ़ा है। इसकी क्या वजूहात हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। और हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर अदीलुर रहमान सिद्दीकी, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में, और इनका वसी तजर्बा है कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाहिद, कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं लिपिड प्रोफाइल के? देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो हमारी जो जिस्म का एक अहम जुज़ है, जो कि हम खुराक से भी हासिल करते हैं और हमारे जिस्म में वो बनता भी है। और जो हमारे जिस्म में सारे खलिए हैं, उनकी जो दीवार है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। लेकिन अगर इनकी ज़्यादती हो जाए तो फिर वो नुकसानदेह साबित होता है। अब ज़्यादती जो है वो शरियानों में चिपक जाए कहीं और जिस्म में आ जाए तो वो नुकसान का बाइस बनता चला जाता है। और ये एकदम से नहीं होता, ये सालों पे मुहित होता है सारी चीज़ें। अब जो हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल, जो अमूमी तौर पे आप एक रिपोर्ट देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल की शक्लें होती हैं। उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, जो अमूमी तौर पे हम कहते हैं जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड है वो LDL कहलाता है, लेकिन उसकी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो HDL कहलाता है। अच्छा, गुड और बैड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो LDL अगर उसकी मकदार ज़्यादा हो तो शरियानों में तंगी आने का रिस्क उसका बढ़ जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि शरियानें दिल की ही हो, वो आँख में भी वही शरियाँ हैं, दिमाग में भी वही शरियाँ हैं, गुर्दे में भी वही शरियाँ हैं, हाथ पैर में जहाँ जहाँ शरियानें हैं वहाँ वो तंगी करा सकता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इसको खा लेता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो और गुड कोलेस्ट्रॉल का इजाफा हो। सही। आजकल क्या रेशो भी देखा जाता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है और गुड कोलेस्ट्रॉल कोई रेशो भी होता है? बिल्कुल रेशो होता है, और रेशो की बिना पे हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं और दवा भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सही। अब जो डाटा जो अब आ रहा है कि अगर 1 मिलीमोल अगर बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है, यानी मौत होने का चांस दिल की वजह से, वो 1% कम हो जाता है। लेकिन अगर HDL बढ़ जाता है 1 मिलीमोल तो 3 गुना जो है रिस्क कम हो जाता है। तो ये इस तरह जो है चीज़ों को हमने अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस करना। आपने कहा नसों का पूरी जिस्म पे अफेक्ट होता है, हम तो समझते हैं सिर्फ दिल का अफेक्ट होता है उस पर। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा ही है, जो शरिया हमारे दिल में है वो हर जगह है। अच्छा। कॉम्पोजिशन सबकी सेम है। ठीक है। अब किसी को दिल पे असरअंदाज होता है, किसी को दिमाग पे होता है, किसी को आँख में, किसी को हाथों पैरों में। सही। तो जो हम ख्याल दिल के लिए रखेंगे वो सब जगह मददगार होगा। ठीक है डॉक्टर अदील, ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? ट्राइग्लिसराइड तो हमारा बहुत अहम जो लिपिड प्रोफाइल का जुज़्व होता है। इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो खाने पीने में हम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे आटा है, चीनी है, उससे ताल्लुक़ रखता है। अगर उसकी मकदार ज़्यादा हो तो ट्राइग्लिसराइड भी हमारे जिस्म में बढ़ना लगता है। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल हमारे जिस्म में बनती है उसका मेन कंपोनेंट ट्राइग्लिसराइड होता है। लेकिन ये जिनकी कार्बोहाइड्रेट, जो लोग डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर आपने देखा कि ट्राइग्लिसराइड बहुत रेज होता है, बाकी कोलेस्ट्रॉल ठीक भी हो जाए, लेकिन शुगर अगर बढ़ी हो तो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप डाइट के अंदर अपना कार्बोहाइड्रेट को कम करते हैं, या रोटी चावल कम करते हैं, या शुगर की मकदार कम करते हैं, तो ये नीचे आ जाता है। लेकिन ये वो है जो हम बात करें सेकेंडरी, किसी वजह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। एक होता है प्राइमरी, जिनको जेनेटिक्स यानी जीन्स की वजह से ख़ानदानी तौर पे चल रहा हो, तो उनके अंदर वो अलग फिर दवा के साथ आप मदद लेते हैं। ठीक है। हमारी खुराक में, पाकिस्तानी खुराक में चीनी, आटा, चावल, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये क्या किस तरह हम कम करें? मेरा तो जो हम अपने मरीज़ों को हम बताते हैं उसमें सिंपल ये है कि अगर आप जो भी काम करें उसको हाफ़ कर दें। अगर आप 2 प्लेट चावल खाते हैं 1 पे आ जाएं, 1 पूरी प्लेट खाते हैं तो आधी पे आ जाएं। कार्बोहाइड्रेट को आप कम से कम पे लेके आएँ। देखें, इलाज के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा दवा, एक हिस्सा खुराक, एक हिस्सा वर्जिश। तीनों को बैलेंस लेके चलना है। तो फिर खाएं क्या? सब कुछ खाइए, लेकिन एतदाल में रहते हुए, किसी चीज़ की भी ज़्यादती मना है। मेरा तो ये कहना होता है कि ना खाना भी ज़्यादती है। आप खाइए, लेकिन उसके आप प्रोपोर्शन तय कर लें कि हाँ, अगर मैं खाने की टेबल पे बैठा हूँ तो उसका 1 पोर्शन सैलड हो, 1 पोर्शन उसका फ्रूट हो, और 1 पोर्शन आपका मील हो। ज़रूरी नहीं कि हम प्लेट भर के और पेट भर के खाएं, आप हाफ़ प्लेट और हाफ़ पेट पे भी खा सकते हैं। सही। आपने कहा दवाइयों का भी एक रोल होता है, ये दवाइयों का रोल कब
इम्पोर्टेंट होता है और कब शुरू करनी चाहिए? दवा के देखें कुछ टारगेट नंबर्स होते हैं। अगर हमने किसी शख्स का अगर कोई जो रिस्क के ऊपर है और उसके टारगेट नंबर से बियॉन्ड अपर लिमिट को क्रॉस कर गए तो फिर आपको दवा शामिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन दवा इलाज के तीसरा नंबर है। पहला नंबर आपका डाइट, एक्सरसाइज एंड तीसरे नंबर पर दवा है। अगर आप दोनों चीज़ों से मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दवा की ज़रूरत नहीं हो रहा या नंबर जितने हाई हैं तो फिर आपको दवा की मदद लेना चाहिए। आपके तजर्बे में कितने लोगों को दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं? अभी जिस वक्त हमारे पास लोग आते हैं ना तो वो केस काफ़ी बियॉन्ड क्रॉस कर चुका होता है, तो दवा तो समझेंगे अगर 10 मरीज़ में देखूंगा तो 9 को तो दवा देना ही पड़ता है। लेकिन यंगर पॉपुलेशन के अंदर जो लोग आते हैं जिनकी फ़र्स्ट टाइम की गए किसी और वजह से करा लिया उन्होंने अपना लिपिड प्रोफाइल, तो उनके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम एडवाइस ज़रूर करते हैं पहले। सही। कोई सिम्टम्स भी होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वो इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं कि जैसे सीने में दर्द हो रहा है या किसी को और मैदे की शिकायतें हो रही हैं, लोगों के निशानात आने लगते हैं तो लोग उस वजह से हमारे पास आते हैं, या गुठलियाँ बन जाती हैं जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह से भी लोग जब आते हैं तो फिर वहाँ से वर्कअप स्टार्ट होता है। लेकिन अमूमी तौर पे जो मिसनोमर है कि कोई भी सर के दर्द की भी वजह से जाएगा तो लोग उसका कोलेस्ट्रॉल करवा लेते हैं। सही। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का आपस में क्या ताल्लुक है? गहरा ताल्लुक है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जिनको हो उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाए तो उनको अपने कोलेस्ट्रॉल और शुगर के नंबर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो तकलीफ़ें जो एक के बाद एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं और पीछे पीछे चलती हैं। तो ब्लड प्रेशर को कितना कंट्रोल रखना चाहिए? आप तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रोज़ाना देखते हैं ब्लड प्रेशर, सो ब्लड प्रेशर की क्या नंबर्स होते हैं और किस तरह कंट्रोल करें? आइडियल देखें, जो एक नंबर जो कट ऑफ है ना वो 120 यानी 120 ऊपर का, नीचे का 80। ठीक है। अब इसकी रेंज है, ठीक, 135 से ऊपर का ब्लड प्रेशर ऊपर ना जाए और नीचे का 85 से ऊपर ना जाए। सही। और जो लो ब्लड प्रेशर है यानी ऊपर का 85 से कम ना हो, नीचे का 40 से कम ना हो, तो इसके दरमियान जो भी रीडिंग्स होंगे वो नॉर्मल कहलाएंगी। अगर किसी का 100 ऊपर का है, नीचे का अगर 60 भी है तो वो नॉर्मल कहलाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ रेंज का पता हो, लेकिन अगर हम टारगेट वैल्यू पे जाएं तो 120-80 जो एक नंबर लोगों को पता होना चाहिए कि वो आसान है। तो किस तरह बच सकते हैं हम कि ब्लड प्रेशर हो ही ना? देखें, इसके जो रिस्क फैक्टर है ना ब्लड प्रेशर के, एक तो मॉडिफाइबल है जिसको आप पकड़ सकते हैं। जैसे आपने डाइट में मॉडिफाई कर लिया, आपने अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई कर लिया, स्मोकिंग है वो आप छोड़ दें, नमक का इस्तेमाल जो जितनी रिक्वायर्ड है उतना आप करें, बैन नहीं है नमक, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक करें। लेकिन अगर आपकी जेनेटिक्स में है, मदर फादर को है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बढ़ती उम्र के साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं। लेकिन जो हमारे हाथ में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और खुराक और मोटापे का कितना गहरा ताल्लुक है? देखें, अगर आप खुश खुराक है ना, मेरा मशवरा होगा कि आप उसको जलाने का इंतज़ाम भी करें। ठीक है। जितना आप खाते हैं उसको जला भी थे तो आप खाएं, मना नहीं है। लेकिन हम मोटा तब होते हैं जब हम उसको जला नहीं पाते। सही। अब मेरे दादा जो थे 2 अंडे 2 पराठे असली घी में खाते थे, लेकिन बंदो रोड से किमाड़ी पैदल जाते थे। ठीक है। अगर यही मैं करूं और गाड़ी में जाऊं तो मेरा वो चीज़ें जो है जमा होने लगेंगी और फिर मैं मोटा हो जाऊंगा। तो अगर आप अच्छी खुराक खाते हैं तो अच्छी एक्सरसाइज भी करें। नहीं कर पाते, लोगों को तकलीफ़ होती है, तो खुराक को उसके मुताबिक बैलेंस करें। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए और कहाँ करें, क्योंकि जगह भी है बड़े शहरों में? नहीं, उसके लिए जगह की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज मीन्स कि आपने बॉडी को मूव करना है। आप लेटे लेटे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आप अपना चल के कर सकते हैं, स्टेशनरी साइकिल्स आती हैं वो ले सकते हैं। अगर किसी को सहूलत है स्विमिंग कर सकते हैं, सहूलत है ट्रैक की चल सकते हैं, घर की छत पे चलें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप एक शीट बिछा के अपनी एक्सरसाइज कर लें। हर जोड़ को चलाना है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि जी हमारा जॉब ही ऐसा है कि हम सुपरवाइज़र और चलते हैं। तो आप कदम गिन लें। अब तो आपका ज़माना ऐसा है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है या स्मार्टफोन है, स्टेप काउंटर होता है। 10 से 12,000 कदम अगर आप रोज़ चल रहे हैं तो आपका इनफ एनर्जी आप बर्न कर रहे हैं उसको। तो आप चीज़ें हैं तो आप करें। और ख़वातीन कहती हैं कि सारा दिन हम एक्टिव रहते हैं बच्चों के पीछे, तो क्या ये एक्सरसाइज हो गई? नहीं, ये एक्सरसाइज तो नहीं हुई, क्योंकि वो अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, ये तो फैमिली को टाइम दे रहे हैं। तो अपने आप को वक्त ज़रूर निकालें, शायद 15 मिनट ही सही, सुबह शाम ही सही, अपने आप को भी वक्त देंगे तो वो आपके एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आएगा। और खाने पीने का बताएं, निहारी पाए, ये तो बहुत पसंद है हमें भी। नहीं, बिल्कुल खाएं, लेकिन एतदाल के साथ। हम जो बात कर रहे हैं वो रूटीन डेली लाइफ।
आप रोज़ निहारी खाएंगे नुकसान है, आप 2 महीने में एक बार निहारी खा लेंगे कोई मसला नहीं, आप क्या मैं पूरी देग निहारी खा लूँ फंस जाएंगे, आप 1 प्लेट निहारी खा लें कोई मसला नहीं। तो इस तरह करके अतदाल में रहते हुए, ज़रूरी नहीं कि आपने ज़बान का टेस्ट ही आप चेंज कर लें, आपको जो अच्छा लगता है आप खाइए, लेकिन आप जैसे मुर्गन खाने आप 15 दिन या 20 दिन में एक मरतबा खा लें। रूटीन में आपके जो आपका खाना है उसके अंदर सब्ज़ी हो, दालें हो, आपका गोश्त का इस्तेमाल, अगर किसी को दिल की तकलीफ़ है या मर्ज़ है या ट्रीट हो चुका है तो लाल गोश्त वो हफ्ते में 1 दिन खा सकता है, और वो इतना प्रोपोर्शन जितनी उसकी हथेली है इतना प्रोपोर्शन वो लाल गोश्त का खा सकता है, मना नहीं है। लेकिन सफ़ेद गोश्त है, दालें हैं, उनसे आपको प्रोटीन मिल जाता है। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, विदाउट क्रीम आप मलाई के बगैर जो दूध दही लस्सी आप लें उससे फ़ायदा है। डॉक्टर अदील, हमें ये बताएं कि दिल का अटैक, हार्ट अटैक, ये किस तरह होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? जो अमूमी तौर पर सिम्टम्स हैं वो सीने में दर्द जो, और वो चलने पे अगर प्रोवोक होता है और बैठने से आराम हो जाए तो ये जो दिल की बीमारी एंजाइना की निशानी होती है। अटैक ये है कि अगर सीने में दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, जबड़े में जा रहा है और नोज़िया वॉमिटिंग साथ में है, तो ये अटैक के अंदर शामिल होता है। उसके लिए तो फ़ौरी तौर पे आप इमरजेंसी में जाइए, तिब्बी इमदाद लें, ECG कराएं और वहाँ से आगे चलें। लेकिन वो लोग जिनको शिकायतें चलने पे हो, एक्सर्शन पे हो, बैठने से ठीक हो जाएं, उनको अपने मालिश को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि इसका पता किस तरह चलता है, आप डायग्नोस किस तरह करते हैं कि ये दिल का मसला ही है? देखें, अगर जो हार्ट अटैक के साथ आता है वो तो इमरजेंसी में उसकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ब्लड टेस्ट के ज़रिए, ECG के ज़रिए, उसके ब्लड प्रेशर के ज़रिए हमें पता चल जाता है। लेकिन जिन लोगों को शिकायतें हैं उनको शिकायतों को देखने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर पहला जो ब्लड टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल आप करा लें, शुगर टेस्ट है, गुर्दे के टेस्ट है, हीमोग्लोबिन है। उसके बाद जो चला के जो स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं लोगों को, यानी मशीन पे अपने सामने चलाते हैं एंड दिल की तस्वीरें लेते हैं, उसमें स्ट्रेस एको कहलाता है, इथीलियम स्कैन है, और अब तो हम CT एंजियो भी करते हैं रेगुलरली, जिसमें दिल का CT स्कैन करके हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो वो चीज़ें हमें दिल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन जो है सारी मिल जाती हैं, और जिन लोगों को रिस्क स्ट्रैटिफाई करना हो कि आज ये कहाँ खड़े और 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे, तो वो भी इन टेस्ट के ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम एंजियोग्राफी भी करते हैं और फिर देखते हैं कि दिल की शरीयानों का क्या हाल है। आजकल देखा गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं एंजियोग्राफी और फिर बाईपास का रेट बहुत बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? देखें, बाईपास का रेट तो इस वजह से कि जैसे अगर कोई शख्स डायबिटिक है, 60 साल से ज़्यादा उम्र है, मर्द है, तो और वो उन लोगों को बीमारी ज़्यादा निकलती है। बाईपास की शरह इसलिए ज़्यादा है क्योंकि शरियानें ज़्यादा तंग हैं, उनकी शाखें भी तंग हैं, मेन शरियानें भी तंग हैं। जहाँ तक पॉसिबल होता है स्टेंट डालने के जो फ़वाइद वो दोनों के बराबर होते हैं, लेकिन जहाँ पर बड़ी बड़ी शाखें भी तंग हो, मल्टीपल जगह पर, तो वहाँ बाईपास जो है वो पायदारी वाला इलाज है। अगर कोई मरीज़ हार्ट अटैक के साथ आता है और फिर आप एंजियोग्राफी करते हैं, तो जो एक शरियाँ बंद है उसको खोलने में हमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी मददगार होती है। सही। तो आपके तजर्बे में पुराने ज़माने में बाईपास कम होता था, अब ज़्यादा होता है? नहीं, अब तो एंजियोप्लास्टी क्योंकि ज़्यादा है। अच्छा। बाईपास पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी वो आइडेंटिफाई नहीं होती थी, लोगों को तकलीफ़ होती थी, लोग मर जाते थे। अब आइडेंटिफाई होती हैं, करेक्ट होती हैं। तो बाईपास अपनी जगह पे उसकी अलग इंडिकेशंस हैं, उसकी वजूहात अलग हैं, लेकिन एंजियोप्लास्टी जो है तो अब ओवरकम करिए, विदिन 24 आवर्स पेशेंट घर चला जाता है, कोई बड़ी सर्जिकल मार्क्स है वो नहीं होती, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ की एंजियोप्लास्टी हो। बाईपास जो है वो अपनी जगह पे है। अब किसी को हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो गया, आपने एंजियोप्लास्टी कर दी, अब सारी उम्र के लिए दवाइयाँ लेगा ये मरीज़ क्या? आइडियली तो सारी उम्र के लिए ही चलती है, उनकी डोजेज को हम कम ज़्यादा करते रहते हैं, तो क्योंकि जो लोग को तकलीफ़ होती है उनके रिस्क फैक्टर्स तो अपनी जगह पे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उनकी दवा तो चलेगी उनको, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर ये ख़त्म नहीं किए जाते, कंट्रोल किए जाते हैं। तो कंट्रोल के लिए दवा तो लेना है, और वही दवाएं फिर हमें दिल में मदद देती हैं। ठीक है। कुछ मरीज़ आते हैं हमारे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है बाईपास या एंजियोप्लास्टी के, तो हमने दवाई छोड़ दी, तो ऐसा करना चाहिए कि? नहीं, बिल्कुल नहीं। दवा छोड़ना जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा मॉडिफाई रखें और कंटिन्यू फॉलोअप करें। दवा अगर फिजिशियन आपका चेंज करता है या बंद करता है किसी वजह से, तो उनके साथ चलें, खुद से बंद बिल्कुल ना करें। इसकी क्या वजह है? क्या दूसरा हार्ट अटैक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर एक शरिया में तकलीफ़ हुई तो वही शरिया, जैसे मैंने पहले कहा कि वो शरिया हर जगह है, तो दूसरी शरिया में भी तंगी आ सकता है। तो उसके रिस्क को कंट्रोल करने के लिए दवाएं होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवा है,
वो आज अगर किसी की शरियाँ अगर बंद है, हार्ट अटैक हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आगे चल के नहीं होगा, उसका तो रिस्क और ज़्यादा हो जाता है कि आम आदमी के मुकाबले में, तो दवा खाना। हार्ट फेलियर भी हम देख रहे हैं आजकल, उसकी क्या वजह है कि हार्ट फेल हो जाता है? हार्ट फेल यही कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है, दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, पहले नॉर्मल थे अब वो आधे काम कर रहे हैं, और दवा अगर प्रॉपर नहीं ले रहा तो फेफड़ों में पानी भरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनकी जो अपनी फंक्शनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसे हम हार्ट फेलियर का नाम देते हैं। उसके अंदर यही है कि आपको दवा का प्रॉपर होना चाहिए, डाइट है, सॉल्ट है, पानी का इस्तेमाल है, वो रखना होता है, और अगर ऐसी चीज़ जो करेक्ट हो सकती है, चाहे वो बाईपास के ज़रिए हो या एंजियोप्लास्टी के ज़रिए, तो वो करेक्ट हो, तो फिर हार्ट फेलियर के मज़ीद इम्कानात कम हो जाते हैं। आप नमक का ज़िक्र कर रहे हैं, तो नमक कितना इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि ऊपर से भी हम नमक छिड़कते हैं हर चीज़ में। देखिए, पैमाना हर चीज़ का होता है, लेकिन आम ज़बान में समझाएँ तो जो घर वालों के लिए खाना पकता है रोज़, उसमें जो टेस्ट के मुताबिक नमक डल गया, वो पूरे दिन के लिए काफ़ी है। उसके अलावा जो नमक है वो मना है। अब नमक क्या क्या मतलब, जैसे आज आपने खाना खाया, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, अचार खा लिया, फिर कहीं बाहर गए, मेहमान आए तो वहाँ कोई नमकीन चीज़ खा ली, ये सारा एडेड सॉल्ट में आता है। तो जो आपकी मेन कोर्स हांडी पके उसमें जो सॉल्ट डल गया, वो दिन भर के लिए वो काफ़ी है। रोटी सालन पका है तो रोटी में ना हो, सालन में हो। दाल चावल पका है तो दाल में हो, चावल में ना हो। तो नमक की लिमिट जितना टेस्ट है उतना लेना चाहिए। एक बहुत लोगों को होता है कि तेल कौन सा इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें? आप बताएं कौन सा इस्तेमाल करें? वेजिटेबल ऑयल, कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल हो। अब उसमें सवाल ये आता है कि जी जैतून का तेल ले लें, तो जैतून के तेल को पकाने की ज़रूरत नहीं, वो रॉ कच्चा खा लें, रोटी पे लगा लें, सैलेड में। लेकिन कुकिंग के लिए जो जैसे सरसों का तेल है, कनोला है, कॉर्न ऑयल है, वो आप ले सकते हैं। फार्मूला ये है कि एक आदमी 1 लीटर 1 महीना, अच्छा, जितने अफराद हैं उतना लीटर तेल घर में आ जाए पूरे महीने के लिए, ठीक है। उसमें आप जो चाहे पकाएं। और देसी घी का क्या रोल है? आजकल लोग कहते हैं कि देसी घी खाना चाहिए क्योंकि ये बीमारियां ही ऑयल से हुई हैं सारी। नहीं, मैं फिर उस पे आऊँगा कि हम अर्बन सिटी में रहते हैं, अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ बहुत है, ट्रैवलिंग हमारी इतनी वॉक एक्सरसाइजेस नहीं है। देसी घी खाना अच्छा है, लेकिन हम उसको जला नहीं सकते। ठीक है। अगर आप उसको बर्न कर सकते हैं, वर्कआउट बहुत अच्छा है, जैसे मैंने अपनी दादा की मिसाल दी, अगर आप चलते फिरते खूब हैं तो आप खाएँ। यहाँ मौजूदा कंडीशन में अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो वीकेंड पे आप देसी घी का एक पराठा खा लें, बहुत है। ठीक है। स्मोकिंग का क्या रोल है? स्मोकिंग करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि जी हम छोड़ नहीं सकते इसको, आप कुछ भी कर लें वो स्मोक हम छोड़ नहीं सकते। देखें, स्मोकिंग तो ज़ीरो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कैटेगोरिकली उसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए, हैं भी नहीं। एक सिगरेट जो है वो आधे घंटे के लिए आपका ब्लड प्रेशर को 140 से ऊपर रखती है। 400 किस्म के उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो पूरे कहीं भी किसी किस्म का भी डैमेज कर दें, चाहे वो शरियाने में हो, चाहे वो फेफड़े हो, जल्द हो, कहीं भी आपको डैमेज कर सकते हैं। तो लोग बाय कर रहे हैं पॉइजन एक तरह से, तो स्मोकिंग तो ज़ीरो होनी चाहिए। हाँ, अब जो लोग छोड़ना चाहते हैं उसमें दिक्कत है, तो उसमें जाहिर सी बात है एकदम से छोड़ने में लोगों को मुश्किल होती है। तो पहले आप उसको हाफ़ करें, जितना आप 10 सिगरेट पीते हैं तो 5 पे आएँ, 5 में तो 2 पे आएँ, 2 से फिर आप छोड़ें। कोई ऐसी आदत आप अपना लें जो उसको आप रिप्लेस कर दें। मेरा एक पेशेंट था, उसने सिगरेट छोड़ने में उसको कोई ना कोई इरिटेशन दे के उंगली के यहाँ पर कुछ मैं रखूँ, तो उसने गाजर काट के रखना शुरू कर दी, तो वो हर वक्त गाजर खाता रहता था। तो लोग अपना तरीका निकालते हैं, लेकिन विल यहाँ से होनी चाहिए। इफ़ यू आर विलिंग है, आप कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन अगर आपकी विल नहीं है तो सिगरेट छोड़ना मुश्किल होता है। अगर सिगरेट नहीं छूटेगी तो मेरी आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी। सही। डॉक्टर अदील, ये बताएं कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, सो हार्ट अटैक हुआ, आपने एंजियोप्लास्टी कर दी, अब उससे आप कहें कि स्मोकिंग कितनी डेंजरस है, सो आप किस तरह उसको कन्विंस करते हैं? देखिए, सिंपल है, जो तकलीफ़ के साथ वो आया उसका मेन रीज़न स्मोकिंग है। अगर वो बरकरार रखेगा, दोबारा ये तकलीफ़ के चांसेस उसके आम आदमी को मालूम है 50% से ज़्यादा हो जाएंगे। आज एक शरिया में तकलीफ़ है तो कल को दूसरी शरिया में तकलीफ़ होगी। तो यही हमारी अगर दोस्ती बढ़ानी है तो सिगरेट पीते रहें। तो वो उसमें डॉक्टर अदील क्या छोड़ भी देते हैं लोग आपके तजुर्बे में ऐसा? जी बिल्कुल छोड़ते हैं, क्योंकि जिस किस्म का अब कंडीशन है, लोगों का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, सिगरेट भी कॉस्टली है, वो एक एक्सपेंस अलग है। और फिर उसके साथ जो मोहताजी की ज़िंदगी अगर आ जाए किसी को, अगर ये खुदा न खास्ता हार्ट अटैक के साथ किसी को स्ट्रोक हो जाए या पैरों में अगर शरियाने तंग हो जाएँ, तो वो मोहताजी जो होती है, लोगों को बताना पड़ता है कि स्मोकिंग से ये चीज़ें अलामत आगे चल के हो सकती हैं। और ये नेचर की तरफ से उनका मैं तो ये कहता हूँ कि आपको मैसेज है कुदरत की तरफ से कि आप अपना ख्याल रखें।
ठीक है। अगर आपको ये चीज़ हो रही है तो आपके सामने जो आपकी फैमिली है तो वो डिस्टर्ब रहेगी। हार्ट का कोई रिदम भी होता है और उसमें डिस्टर्बेंस क्या होती है, ये हार्ट आप थोड़ा सा जी बता दें। हार्ट तो बिल्कुल हमारे कमरे की तरह है, ठीक है। उसमें दीवारें हैं, दरवाजे और तारों का सिस्टम है। सही। तो रिदम का ताल्लुक दिल के तारों से है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ। अब रिदम के अंदर दो मसाइल, या तो बहुत तेज़ हो जाएगा या बहुत स्लो, दोनों तकलीफ देह होता है। अगर वो विद इन लिमिट है तो सही है। अब अगर बहुत स्लो है, दिल का अपना जनरेटर कम काम कर रहा है, तो उससे भी लोगों को घबराहट होती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। अगर वो बहुत तेज़ है, ठीक है, तो वो उसके अलग मसाइल हैं, और वो बहुत तेज़ होगा तो भी वो दिल की पंपिंग जो है कमज़ोर पड़ जाएगी, उससे भी चक्कर आ सकते हैं। फिर एक होता है तरतीब में, दिल अगर नॉर्मल भी है लेकिन बेतरतीब है तो वो भी नुकसानदेह। सही। और इसमें किस तरह पता चलता है कि ये तरतीब से काम कर रहा है या बेतरतीब? जो कॉमन शिकायत आमूमी तौर पे लोग कहते हैं घबराहट हो रही है, धड़कन महसूस हो रही है, कभी तेज़ है कभी स्लो है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो उसको गिन भी लेते हैं कि भाई कम ज़्यादा हो रही है। तो वो अगर अलामात अगर हैं तो फ़ौरी तौर पे दिखाएं, ईसीजी कराएं, या फिर 24 घंटे के ईसीजी हम एडवाइस करते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करने में हमें मदद देता है। कुछ मरीज़ों के दिल में बैटरी भी लगती है, पेस मेकर होता है, ये क्या चीज़ होती है? ये दिल के तारों का, जैसे मैंने कहा ना, अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अगर वो डाउन हो जाए, वो काम नहीं करे, तो फिर वो जनरेटर हम ऊपर से लगाते हैं। दिल के नीचे पॉकेट बना के बैटरी होती है, उसकी तारें जो हैं दिल में चली जाती हैं, तो वो उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे काम करती हैं। ये जनरेटर बहुत बड़ा होता नहीं, बहुत छोटा सा होता है वो। इट्स एग्जैक्ट साइज क्या, इट्स लाइक दिस, कि वो छोटा सा बिल्कुल पॉकेट में जैसा आप कोई रख लेते हैं तो स्किन के नीचे बना के, वो बहुत कोई बड़ा जनरेटर नहीं है, पतला सा होता है। ठीक है। डॉक्टर अदील, आखिर में हमारे नाजरीन को कोई पैगाम दें कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और इन चीज़ों से, दिल के अमराज से बचें। सिंपल ये है कि पहली चीज़, आपको अपने नंबर्स पता हो, आपको अपना टेलीफोन नंबर पता है, घर का नंबर पता है, बट आपको अपने ब्लड प्रेशर का नंबर पता हो, कोलेस्ट्रॉल का नंबर पता हो, शुगर का नंबर पता हो, पहली चीज़। दूसरा, जितना आप एक्टिव रहेंगे, चलना फिरना जितना कर सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। एंड तीसरा, स्मोकिंग ज़ीरो। ये तीनों चीज़ें अगर आप कोई हैं लाइफ में अपना लेंगे, हेल्दी लाइफ आपकी ज़बरदस्त रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदीलुर रहमान सिद्दीकी, आपका प्रोग्राम में आने का। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, जैसे डॉक्टर अदीलुर रहमान सिद्दीकी ने हमें बताया कि आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, शुगर्स के नंबर पता होने चाहिए, वॉक, डाइट, एक्सरसाइज को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, और स्मोकिंग बिल्कुल ज़ीरो करनी चाहिए। ये अगर आपको पता होगा तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और दिल के अमराज से बच सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।